हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानस्ली क्लासेस में। तो देखिए, अब हम पेपर वन का यूनिट वन वन लाइनर से रिवीजन करने वाले हैं। एग्जामिनेशन आपका नज़दीक है और एक स्टूडेंट का क्वेरी आया था मेरे पास कि सर आप रिवीजन हम कैसे करेंगे। तो रिवीजन इस तरीके से इस बार हम करने वाले हैं, वन लाइनर से रिवीजन होने वाला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। इस एक वीडियो से आपका एक यूनिट रिवाइज होने वाला। रिवीजन में एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि इसमें हम बहुत डिटेल में ही आते हैं, बल्कि चीज़ों को ब्रश अप करना, क्योंकि ऑलरेडी हमने अच्छे से डिटेल में पूरे बैच में पढ़ा हुआ है। साथ ही साथ बहुत सारा कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब पर प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो भी आप जाके एक बार देखिए ज़रूर। और इस वीडियो को यहाँ लाइक कर देंगे तो यूट्यूब इस काम पर लोगों तक पहुँचाएगा। साथ ही साथ हमारी एक छोटी-सी कम्युनिटी है जो बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये वन लाइनर सीरीज़ रिवीजन। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि टीचिंग जो है, जो शिक्षण है, ये शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में अंतःक्रिया होता है, यानी टीचर और लर्नर के बीच में इंटरेक्शन होता है। और ये जो है ना, इसमें ये एक पोलर प्रोसेस बोलते हैं इसको हम। ट्राईपोलर प्रोसेस क्यों बोलते हैं? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया क्यों बोलते हैं इसको हम? क्योंकि इसमें तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है टीचर, एक होता है लर्नर और एक होता है लर्निंग मटेरियल या करिकुलम, आप कुछ भी कह लीजिए। तो ये तीनों को आप जो है एक साथ देखेंगे। हाँ, तो लर्निंग जो है ये इंटरेक्शन से होता है, अंतःक्रिया से होता है ना। अब मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है टीचिंग का? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, यानी जो शिक्षार्थी हैं उनका सर्वांगीण विकास हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो उनका। मान लीजिए, अगर हम देखेंगे तो फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, साथ ही साथ मेंटल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो हर एक तरीके से लिंग्विस्टिक वे में आप भाषा भाषा का उनका पकड़ बेहतर हो, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से और मानसिक रूप से भी वो बेहतर बने। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण का। टीचिंग का एम कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डेवलपमेंट तीनों के लिए होता है, यानी संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों ही विकास हम करना चाहते हैं टीचिंग के माध्यम से। टीचिंग आर्ट और साइंस दोनों है। आपको मालूम है कि आर्ट क्यों है? क्योंकि टीचिंग कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी इज इंपॉर्टेंट, एंड्रागोजी इज इंपॉर्टेंट। एंड्रागोजी का मतलब एडल्ट लर्नर्स को आप कैसे पढ़ा रहे हैं। पेडागोजी मतलब जो हमारे ऐसे लर्नर्स है जो 14 साल से कम के हैं, तो उनको आप कैसे पढ़ा रहे हैं, ये है। तो टीचिंग आर्ट भी है और साइंस, क्योंकि ये जो है ना सिस्टमेटिक तरीके से चलता है ना। हर चीज़ जो है आप इसमें बहुत प्लानिंग से करते हैं, इसमें प्लान्ड होता है चीज़, है ना। जो भी करिकुलम होगा आप डिसाइडेड करते हैं कि कैसे आप, डिसाइडेड होता है कि किस तरीके से आप फॉलो करेंगे। करिकुलम एक ब्लूप्रिंट के तौर पे काम करता है ना। तो जो शिक्षण है वो एक नियोजित, सुनियोजित हम कह सकते हैं, प्री प्लान्ड होता है, गोल ओरिएंटेड यानी लक्ष्य उन्मुख होता है। कोई ना कोई गोल हमें हासिल करना है और साथ ही साथ एक चेतन प्रक्रिया यानी कॉन्शियस एक्टिविटी होता है ना, टीचिंग। इसमें हमें पता होता है कि हम टीच कर रहे हैं, स्टूडेंट को पता है कि वो पढ़ रहा है। अब हम एक-एक करके जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, जैसे मेमोरी लेवल के बारे में पूछता है, तो मेमोरी लेवल टीचिंग जो है ना, ये सबसे निचले स्तर का जो शिक्षण होता है। इसमें रटने पर, तथ्यों की पुनःस्मृति पर ध्यान होता है, यानी रोट लर्निंग और रिकॉलिंग ऑफ फैक्ट्स। तो जो आप नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी फर्स्ट के बच्चे होते हैं, उनको आप रोट लर्निंग कराते हैं, जिसमें वो टेबल्स को रटते हैं, वो अल्फ़ाबेट एबीसीडी को रटते हैं, है ना? वर्णमाला रटेंगे। साथ ही साथ कुछ पोम होते हैं, जैसे कविता होती है, उनको याद करेंगे। तो ये सारी चीज़ मेमोरी लेवल पे करते हैं। ये बेस बेस होता है, आपका नींव तैयार करता है। ये खराब किसी भी तरीके से नहीं है, लेकिन हाँ, हायर लेवल, उच्च शिक्षा में आने के बाद आपको मेमोरी लेवल टीचिंग या मेमोरी लेवल लर्निंग नहीं करना है। तो ये है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को किसने प्रोपाउंड किया था, यानी किसने प्रतिपादन किया था? तो नाम याद रखेंगे, जॉन एफ हर्बर्ट ने इसको प्रोपाउंड किया था। हर्बर्ट ने, हड़बड़ी मतलब जल्दी होता है, तो हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में मेमोरी लेवल दिया जाता है, इसलिए ये सबसे निचले स्तर का है। ऐसा मैं याद करने के लिए बताता हूँ, है ना। तो जॉन एफ हर्बर्ट याद रखेंगे ना। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीसी जो है ना, ये फोकस करता है कॉम्प्रिहेंशन पे, इंटरप्रिटेशन पे, रीजनिंग पे, है ना। यानी समझ पर, व्याख्या पर और तर्क पर केंद्रित होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग याद रखेंगे। और अंडरस्टैंडिंग लेवल के प्रोपाउंडर या किसने दिया, वो एच सी मॉरिसन थे, है ना। एच सी मॉरिसन ने इसका प्रतिपादन किया था। अंडरस्टैंडिंग लेवल में समझ का विकास होता है, चीज़ों को हम अब समझने भी लगते हैं कि अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं तो उसका क्या यूज़ होगा, कहाँ यूज़ करना है, ये सभी चीज़ें
कि भाई ABCD पढ़ रहे हैं तो कैसे उसको जोड़ के वर्ड बनता है, वर्ड से कैसे सेंटेंस बनता है, सेंटेंस को कहाँ इस्तेमाल, कौन सा पास्ट होता है, कौन सा प्रेजेंट और कौन सा फ्यूचर टेंस होता है, ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग लेवल में आएगा। वही रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है ना, ये सबसे उच्च स्तर हम कहते हैं इसको, है ना, सबसे हाइयर लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। इसमें हम आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग और समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी को यहाँ पर बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे शिक्षार्थी होते हैं ना, वो अब सृजन करने लगते हैं, चीज़ों को क्रिएट करने लगते हैं खुद से, नए अवधारणाएं, नए कॉन्सेप्ट्स को क्रिएट कर देंगे वो। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है ये हंट द्वारा प्रपोज किया गया था। तो हंट का नाम याद रखेंगे, चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन हंट ने किया था। ये तीनों ही आपको याद रखना जरूरी है। जॉन एफ हर्बर्ट, है ना, हर्बर्ट आप याद रखेंगे मेमोरी लेवल से, मॉरिसन याद रखेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए, और हंट को याद रखेंगे आप, हंट को आप याद रखेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए। ये आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। इफेक्टिव टीचिंग जो है इसमें कंटिन्यूअस फीडबैक चाहिए और रीइंफोर्समेंट चाहिए, यानी जो अगर प्रभावी शिक्षण चाहते हैं कि हो, तो आपको लगातार फीडबैक प्रोवाइड भी करना होगा बच्चों को, बच्चों से फीडबैक लेना भी होगा कि उनको क्या दिक्कत आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, और जहाँ दिक्कत होगा वहाँ उनको अलग से हेल्प करना होगा, रीइंफोर्स करेंगे, पुनर्बलन पे ध्यान देंगे, है ना। एडोलेसेंस किसे कहते हैं? पहले तो स्टैनली हॉल ने बोला कि एडोलेसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी किशोरावस्था इसको हम कहते हैं। और किशोरावस्था जो है ये तनाव और तूफान की अवस्था इसको कहा गया है, स्टैनली हॉल ने बोला। क्यों बोला? देखिए, किशोरावस्था तीव्र शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तनों का काल होता है। इसमें बहुत ज्यादा फिजिकल चेंजेज आता है, बॉडीली चेंजेज आता है। बच्चे अब धीरे धीरे उस अवस्था में होते हैं कि वो बड़े होते हैं। वयस्क और बच्चों के बीच की अवस्था है ये, ट्रांजिशनल फेज भी कहा जाता है इसको, यानी बदलाव का समय होता है ये। इसमें बच्चा फिजिकली काफी तीव्र रूप से बढ़ता है, तो उसके संवेग, उसके इमोशंस भी काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेज हो रहे होते हैं। उसके दाढ़ी आ रहा होता है, प्यूबिक हेयर आ रहा होता है, उसका आवाज़ भारी हो रहा होगा। तो इससे क्या होता है ना कि वो बहुत असहज महसूस करने लगता है कई बार, और सामाजिक रूप से भी बहुत सारा बदलाव, उसको अब अपना लक्ष्य दिखने लगता है कि मुझे क्या करना है। तो एडोलेसेंस जो है ये होता है। जो एडोलेसेंट लर्नर यानी किशोर शिक्षार्थी होते हैं ना, वो अपने सहपाठियों से, अपने पीयर ग्रुप से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और आइडेंटिटी फॉर्मेशन का ये समय होता है, पहचान निर्माण का समय होता है ये। इसी समय वो अपनी आइडेंटिटी को समझते हैं कि वो कौन है, वो क्या करना चाहते हैं, उनका क्या लक्ष्य है ना? वही अगर 18 साल से ऊपर हम देखेंगे तो इसमें एडल्ट लर्नर्स आते हैं। एडल्ट लर्नर्स जो है ये स्वनिर्देशित यानी सेल्फ डायरेक्टेड, जैसे आप लोग हैं, तो आप लोग एडल्ट लर्नर्स हैं, आप सेल्फ डायरेक्टेड है, आप खुद से, आपको पता है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर भी आपको दिक्कत आता है तो उसके लिए आप अपने टीचर से, अपने गाइड से जरूर पूछ लेते हैं, लेकिन मोटिवेशन आपका इंटरनल होना चाहिए, आंतरिक रूप से आपका, आपको प्रेरणापूर्ण होना चाहिए, आपको भरा होना चाहिए मोटिवेशन से। तो एडल्ट लर्नर्स जो है ये सेल्फ लर्निंग ज्यादा करते हैं। अडल्ट लर्निंग जो होना है ये एंड्रागोजी के कॉन्सेप्ट से आप इसको समझते हैं, याद रखिएगा। और एंड्रागोजी के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि नॉल्स से इसको याद रखेंगे, मार्कम नॉल्स। एंड्रागोजी का कॉन्सेप्ट जो है वो एडल्ट लर्नर्स को कैसे पढ़ाना है उसके बारे में होता है। प्रौढ़ अधिगम को एंड्रागोजी के संकल्पना द्वारा समझाया जाता है। अच्छा, जो शिक्षार्थी होते हैं उनके अलग-अलग अपने मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष हो सकते हैं। इंटेलिजेंस उनका अलग-अलग हो सकता है यानी बुद्धि, एप्टीट्यूड यानी अभिरुचि, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, और लर्निंग स्टाइल यानी सीखने की शैली। सीखने की शैली जो है वो भी अलग-अलग हो सकती है। कोई देख के अच्छा समझता है, कोई सुन के, कोई देख और सुन दोनों साथ में करके अच्छा समझता है। तो ये अलग-अलग तरीके हैं। शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक विशेषताएं यानी कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक जो लर्नर्स के होते हैं ना, वो उनके थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, यानी उनके सोच एवं तर्क क्षमता से संबंधित होते हैं उनकी संज्ञानात्मक विशेषताएं। अच्छा, भावनात्मक विशेषताएं यानी इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ना, वो तो उनके इंटरेस्ट और उनके एटीट्यूड की लर्निंग वो कैसा करेंगे उसको प्रभावित करते हैं, कि भाई भावनात्मक रूप से देखते हैं आप, कोई लर्नर अगर बहुत ज़्यादा इमोशनली दिक्कत, मान लीजिए उसके पेरेंट्स हैं और उसके पेरेंट्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा फाइट होता है, तो उनके पढ़ने पर भी उसका असर आ जाता है, उनके स्टडी पर भी उसका असर आएगा, क्योंकि इमोशनल लेवल पे वो बहुत ज़्यादा, बच्चा जो है वो अभी क्रिटिकल स्टेज में होता है, तो उनके इंटरेस्ट, उनके एटीट्यूड लर्निंग के प्रति जो है वो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक से जरूर प्रभावित हो जाते हैं। अच्छा, व्यक्तिगत भिन्नताएँ यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है ना, वो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को नेसेसिटेट करते हैं, यानी कि विभेदित शिक्षण हमें करना चाहिए। हर एक व्यक्ति
उसके पढ़ने का तरीका, उसके समझने का तरीका अलग-अलग है। तो उनके ज़रूरत के हिसाब से हमें अपने लर्नर्स को पढ़ाना चाहिए और इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, चूँकि ये करना मास लेवल पे, बड़े लेवल पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। कॉलेज में अगर आप एक-एक लोग को उनके हिसाब से पढ़ाने लगे तो कैसे सिलेबस पूरा होगा? लेकिन जहाँ तक हो सके हमें ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपने समझ लिया, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन आपने समझ लिया कि विभेदित शिक्षण का मतलब क्या होता है। मतलब जिसको जैसी ज़रूरत उसको वैसा पढ़ाना। अब देखिए, शिक्षक की प्रभावशीलता यानी टीचर इफेक्टिवनेस जो है वो डिपेंड करता है कि टीचर का जो विषय वस्तु का ज्ञान है वो कितना है, कितना सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी हासिल है। कहीं से स्टूडेंट अगर क्वेश्चन पूछता है तो टीचर को इतना आना चाहिए कि वो उसका जवाब दे पाए, है ना? पेडागोजिकल स्किल्स यानी पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट्स के दिमाग में चीजें चली जाए, तभी एक प्रभावी शिक्षक आप बनेंगे, है ना? साथ ही साथ शिक्षार्थी की तत्परता यानी लर्नर का रेडीनेस, रेडीनेस मतलब रेडी है क्या वो पढ़ने के लिए, कितना रेडी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कितना प्रभावी रूप से आप शिक्षण कर पाते हैं और बच्चा कितने प्रभावी रूप से अधिगम कर पाता है। भाई अगर लर्नर रेडी ही नहीं होगा चीज़ें पढ़ने के लिए तो आप कितना भी पढ़ाएंगे उसके दिमाग के ऊपर से जाएगा। अभी अभी कुछ कुछ दिन पहले ही एक लर्नर थी तो वो बोल रही थी कि मैम मैम आप मुझे ये यूनिट पढ़ा दीजिए। पहली चीज़ तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है फॉर अ ह्यूमन बीइंग कि वो सारे ही सब्जेक्ट्स अकेले पढ़ाएँ। दूसरी चीज़ कि अगर आपको कोई परेशानी है, अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आई एम हियर। आप मुझसे पूछिए, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछिए, अगर ना सॉल्व कर पाऊँ, ना बता पाऊँ आपको, ना समझा पाऊँ तो आप कहिए कि मैम आप मुझे बताइए। लेकिन ये क्या तरीका हुआ, आपने अपने मन में प्री कॉन्सेप्ट नोशन रखा हुआ है, पहले से बैठा के रखा हुआ है कि इनसे पढ़ेंगे तभी मुझे समझ में आएगा, तो ये जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता, इसको हम कहते हैं रिजिडिटी। और जब तक ये हटाएँगे नहीं, आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाएँगे अपने जीवन में, याद रखिएगा ये रिजिडिटी होता है, रिजिड नहीं होना चाहिए आपको। आपको फ्लेक्सिबल, लचीला होना चाहिए और आपको चीज़ें समझने की कोशिश करना होगा, आपको स्पून फीडिंग कोई नहीं करेगा। यू आर नॉट अ चाइल्ड एनीमोर। आप कोई चाइल्ड नहीं है कि आपको स्पून फीडिंग किया जाएगा, लेकिन हाँ, कोई भी डाउट हो तो बताने से इनकार भी नहीं किया जाएगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ, है ना? तो आपको तैयार रहना होगा चीज़ें सीखने के लिए, हम सिखाने के लिए तो रेडी हैं। तो लर्नर रेडीनेस यही होता है और सक्सेसफुल लर्निंग तभी हो पाएगा जब आप रेडी रहेंगे, है ना? रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल से मैंने आपको समझा दिया ये। बाकी सपोर्ट मटेरियल जो है ना, ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ आपको पीडीएफ दे दे रहा हूँ और साथ में हम डिस्कस भी कर ले रहे हैं, तो इससे क्लैरिटी, स्पष्टता और रिटेंशन यानी चीज़ों को आप याद रख पाएँगे, चीज़ों को लंबे समय के लिए याद रख पाएँगे अपने एग्ज़ामिनेशन में, ताकि वहाँ जाके आप चीज़ों को याद रखेंगे तो वहाँ उसको वापस से आप उस समय जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहाँ पर आप जो है वो दिखा पाएँगे अपने नॉलेज को। तो सपोर्ट मटेरियल भी हेल्प करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं क्लैरिटी को। एडिकेट इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, अगर पर्याप्त शिक्षण सुविधाएँ मिले, तो इससे टीचिंग लर्निंग और प्रभावी बनता है। मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास में और ब्लैक बोर्ड ही नहीं है क्लास में, व्हाइट बोर्ड ही नहीं है और मैं ऐसे बोले जा रहा हूँ तो उतना नहीं आपको समझ में आएगा। चीज़ें अगर मैं लिखूँगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो पर्याप्त शिक्षण सुविधाएँ तो होनी ही चाहिए, ये भी एक सकारात्मक अधिगम वातावरण, एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो कहीं न कहीं एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी सक्रिय सहभागिता, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको एक्टिव रहना होगा, आपको सवाल पूछना होगा, आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, डिस्कशन ग्रुप भी आपका बना हुआ है, वहाँ पूछिए। तभी एक सकारात्मक अधिगम वातावरण बनेगा और चीज़ें आप सीखेंगे। सक्रिय सहभागिता के माध्यम से आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, तब जाके आप चीज़ों को सीखेंगे। आप चीज़ें खुद से भी कुछ करने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि सारी चीज़ें जो है पकी-पकाए मिल जाएँ। ऐसे आपके दिमाग का विकास रुक जाएगा, है ना? टीचर्स क्या होते हैं? हम आपको एक पाथ दिखाएँगे क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। मैं जेआरएफ हासिल कर चुका हूँ तो मुझे पता है कि उसे कैसे हासिल करना है। लेकिन आपको वहाँ तक पहुँचाना मेरा लक्ष्य और आपका भी यही होना चाहिए और इसके लिए आपको रेडी होना होगा, अपने आप को रेडी करना होगा और अलग-अलग सोर्सेज़, अलग-अलग चीज़ों से आपको सीखना होगा, है ना? अच्छा, अगला है इंस्टीट्यूशनल क्लाइमेट जो होता है, संस्थागत वातावरण यानी एक संस्था में कैसा एनवायरनमेंट है। मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में आप हैं, तो वहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट है, क्या पॉजिटिव है कि नहीं, चीज़ें सीखने के लिए वहाँ और सिखाने के लिए टीचर तत्पर हैं कि नहीं, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्या टीचर्स के ऊपर या फिर फ्री हैंड दिया गया है। उससे ज़रूर शिक्षण की गुणवत्ता यानी टीचिंग की क्वालिटी इफ़ेक्ट होती है, याद रखेंगे। तो इंस्टीट्यूशनल क्लाइमेट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब देखिए मेथड्स अलग-अलग होते हैं पढ़ाने के लिए। एक होता है शिक्षक केंद्रित, एक होता है शिक्षार्थी केंद्रित। शिक्षार्थी केंद्रित जो तरीका है पढ़ाने का उसको सबसे बेहतर माना जाता है, लेकिन जो ओल्ड तरीका है, वो शिक्षक केंद्रित हुआ करता था। जहाँ पर
टीचर जो आते थे, लेक्चर देते थे, अपने कंटेंट को ट्रांसमिट करते थे। ट्रांसमिट मतलब क्या है कि बस हमने अपने कंटेंट को आप तक पहुंचा दिया और हम मान लिया गया कि मैंने पढ़ा दिया। लेकिन आज के डेट में क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड मेथड चलता है, जहाँ पर लर्नर का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। मैं आपसे यहाँ पढ़ाता हूँ तो आपको ये भी कहता हूँ कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा क्लास। आपको कोई डाउट है तो वो भी बताइए, है ना? ये सारी चीज़ें मैं आपसे पूछता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आपको स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, लर्नर ऑटोनॉमी हो। आप चीज़ें जो है वो एक्टिव होके, सक्रिय होके सीखें, है ना? इससे मेमोरी रिटेंशन ज़्यादा बेहतर कर पाएँगे। आप चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को, अवधारणाओं को अच्छे से समझ पाएँगे, उसको रिटेन कर पाएँगे और लंबे समय के लिए याद रख पाएँगे। तो लर्नर सेंटर्ड मेथड्स जो है ये सबसे बेहतर है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इसके बारे में बात किया गया था। पहली बार इसके बारे में बात हुआ था एनसीएफ 2005 में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो हमारा रूपरेखा था, पाठ्यक्रम रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, उस 2005 उसमें पहली बार बात किया गया कि हमें चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो लर्नर सेंटर्ड जो मेथड्स होते हैं ना, इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो बच्चे का है, वो यहाँ पर ट्रेन होता है। क्योंकि हम बच्चों को क्या कहते हैं या लर्नर्स को क्या करते हैं, उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए हम उनको बढ़ावा देते हैं कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। और इससे क्या होता है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्या होता है कि अगर आप सृजन करेंगे, चीज़ों को आप क्रिएट करेंगे या क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, आप आलोचनात्मक चिंतन करेंगे, तो इसको हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल कहते हैं और वो सभी डेवलप होगा तो ज़्यादा बेहतर लर्निंग होता है। तो लर्नर सेंटर टीचिंग इज़ द बेस्ट। देखिए, एक होता है ऑनलाइन टीचिंग, जिसमें जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या है कि ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम एक-दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऑफलाइन टीचिंग में आप क्लास में आएँगे, मैं भी क्लास में आऊँगा और क्लास में ही पढ़ाई होगी। डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरैक्शन को हम ऑफलाइन टीचिंग कहते हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग जो होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आपको भी लचीलापन है, आप अपने काम पर भी जाते हैं और साथ ही साथ आप पढ़ाई भी कर ले रहे हैं आके, ताकि आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो पाए। तो टाइम, प्लेस सभी आप डिसाइड करते हैं, किस समय पे पढ़ना है, कहाँ पर पढ़ना है, अपने कम्फर्ट ज़ोन में, कम लागत में आप पढ़ लेते हैं। यही चीज़ अगर आप ब्रिक एंड मोर्टार, यानी कि आप अगर क्लास में जाके पढ़ें, तो वहाँ पर आपको जो है 25 से 30 हज़ार खर्चने पड़ेंगे, आप अपना एक फ़िक्स समय देना पड़ेगा और तब जाके आप पढ़ेंगे। हाँ? इसके बाद हम देते हैं स्टडी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यानी स्वयं जो है ये भारत का अपना मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मूक एक प्लेटफॉर्म है, मूक प्लेटफॉर्म। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी एमएचआरडी द्वारा इसको लाया गया था, जिसका नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। तो ये भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन अधिगम मंच है, एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर ऑनलाइन लर्निंग आप कर सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं और यहाँ पर क्रेडिट भी मिलता है उन कोर्सेज का, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं। स्वयं के 4 क्वाड्रेंट, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास में बता रखा है कि इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फिर से बता देता हूँ आपको। स्वयं में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट मतलब इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। पहला होता है वीडियो लेक्चर्स, या इसको हम ई-ट्यूटोरियल भी कहते हैं, है ना? इसके बाद आता है आपका ई कंटेंट, है ना? ई कंटेंट के बाद आपका आता है, जिसमें आप जो है सेल्फ असेसमेंट या टेस्ट आप कह सकते हैं। और इसके बाद आखिरी में जब ये सभी चीज़ें हो जाती हैं कि भाई ई कंटेंट, आपको वीडियो लेक्चर या ई ट्यूटोरियल मिल गया, ई कंटेंट मिल गया और आपने सेल्फ असेसमेंट भी हो गया, तो फिर जो है जाके एक डिस्कशन फोरम होता है, जहाँ पर आप डिस्कस भी कर सकते हैं, है ना? तो डिस्कशन फोरम भी होता है यहाँ पर, और वहाँ पर आपस में आप डिस्कस कर सकते हैं कोई भी। इसमें टीचर भी मौजूद हो सकते हैं, लर्नर भी हो सकते हैं, पीयर टू पीयर इंटरेक्शन हो जाता है। तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं स्वयं के। स्वयं 4 क्वाड्रेंट अप्रोच को फॉलो करता है, जो कि मूक का मेनली होता है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ के और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो खान अकेडमी एक एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा कोर्सेरा एक एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा एडेक्स एक एग्ज़ाम्पल है ना? तो ये सभी आपके मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, और भारत का गवर्नमेंट मूक जो है वो स्वयं है। स्वयं प्रभा जो है ये डीटीएच चैनल्स का संग्रह है, जो कि टोटल कितने हैं अभी करेंटली 40 हैं। याद रखेंगे, ये बार-बार पूछ देता है और हमेशा ये बदलता रहता है। करेंटली 40 डीटीएच चैनल्स हैं और इन्हीं के संग्रह को हम स्वयं प्रभा कहते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डीटीएच के माध्यम से, डायरेक्ट टू होम सर्विस के माध्यम से, एंटीना के माध्यम से आपके टीवी तक ये कंटेंट पहुंचता है, और ये अलग-अलग क्लास के बच्चों के लिए यानी प्राइमरी से लेकर और हायर एजुकेशन तक चलता है। स्वयं प्रभा
GSAT-15 सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करता है। GSAT-15 सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, यानी कि ब्रॉडकास्ट प्रसारण करने के लिए, और ये प्रसारण जो है वो दिन में कई बार रिपीट होता है, यानी 5 बार रिपीट होता है, याद रखेंगे। और मूक का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये याद ही रखेंगे। मूक जो है ओपन एक्सेस देता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए, मुफ्त पहुंच देता है, आजीवन अधिगम को समर्थन देता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अब लेटेस्ट में यही बताया मैंने अभी आपको कि 40 हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, डीटीएच चैनल्स का संग्रह है, GSAT-15 सैटेलाइट्स के माध्यम से ये प्रसारित होता है। डेली का शेड्यूल देखें तो हर चैनल जो है एटलीस्ट 4 घंटे का कंटेंट नया डेली जोड़ता है, और इसको 5 बार रिपीट किया जाता है डेली, ताकि आपको अपने समय पर उस कंटेंट को स्ट्रीम क्या उस कंटेंट को देखने का मौका मिल सके। मान लीजिए कोई ऑफिस से आता होगा तो रात में भी देखने का मौका मिले, कोई दिन में खाली है तो दिन में भी। तो 5 बार रिपीट किया जाता है, 4 घंटे का कंटेंट रोज नया ऐड होता है। सारे चैनल्स जो हैं ये लिंक होते हैं बाईसैग एन से, है ना? ये गांधीनगर में है बाईसैग एन, और मैनेजमेंट इसका कौन करता है? तो ये वेब पोर्टल जो होता है स्वयं प्रभा का, ये मेंटेन होता है इन्फ्लिबनेट यानी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर द्वारा। तो ये याद रखेंगे। और ये हमारा मोटा-मोटा यूनिट 1 का जो रिवीजन है वो हमने किया, जिसमें आपको बहुत ही कम समय में मैंने पूरा यूनिट आपका रिवाइज़ कराया। इसमें ज़रूर कुछ अवधारणाएँ, कॉन्सेप्ट्स छूट गए होंगे, क्योंकि सभी चीज़ें जो है वापस हम कवर करेंगे, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें जो भी मैंने आपको बताया ये एग्ज़ामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और क क्वेश्चन्स यहाँ से बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। है ना? बाकी कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं 11वीं क्लासेस में हमारे साथ पढ़ते हैं, अगर आप हमारे लर्नर हैं, वहाँ पर आप डिस्कशन बैच में ज़रूर मुझसे डाउट पूछा करिए। कोई भी डाउट अगर आपको है, कोई भी डाउट है तो वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप में आप पूछा करिए, वहाँ पर अच्छे से मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ और पढ़ाई करना चाहते हैं अपना बेहतरीन तैयारी जून 2026 के लिए, तो 9015958713 इस नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। और ये विनय सर का नंबर है ना? तो विनय सर आपको गाइड कर देंगे, ऐप कैसे डाउनलोड करना है, ऐप में आप कैसे जो है कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, पीडीएफ कैसे आपको ऐप से मिलेगा, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको समझा देंगे विनय सर। बहुत ही कम कॉस्ट में आपकी जून 2026 की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, और लास्ट में आपको जो है वो अ, ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ और भी दिया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में दिया जाता है। तो इस पर्टिकुलर क्लास को यहीं एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।